Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Reza and welcome to Pen Gravity. डॉन एडिटोरियल प्लस ओपिनियन एनालिसिस की सीरीज कंटिन्यू थी एंड टुडे इज 6th of November 2023. तो आज क्या करने जा रहे हैं जी, आज का जो ये लेक्चर होगा उसके अंदर हम 1 2 3 पहले ये 3 एडिटोरियल इनको डिस्कस करेंगे, देन वी मूव फॉरवर्ड, देन वी मूव 4 5 6 एंड 7 और ये काम अब हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे कि 3 एडिटोरियल को डिस्कस किया जाएगा जो आज के डाल के न्यूज़पेपर के अंदर हैं और उसके बाद इनको जो 4 ओपिनियन हैं इनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाएगा। बाइकआउट करना है आपने इसराइल की प्रोडक्ट्स का, दैट ऑल वी अ सिविलियन कैन डू। पीडीएफ जो लिंक है न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और दूसरा जो है इसके व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जो है ना कोई जो कमेंट जरूर देना है, बेशक पॉजिटिव दें नेगेटिव दें, जो भी आपको इस लेक्चर के बारे में लगता है, क्योंकि उसी से हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं। सो जी, नंबर 1 इलेक्शन सीजन। फर्स्ट मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि इसका जो है कॉन्टेक्स्ट जो है या स्टोरी इसमें क्या होगी। इसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करता है कि इलेक्शंस का सीजन आ गया है, ठीक है ना। तो राइट नो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई हैं और उसको क्या करना चाहिए, अपनी इन जिम्मेदारियों को फुलफिल करना चाहिए, और फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो डिस्कस कर रहा है और क्या स्टेप्स ये ले सकते हैं फॉर फ्री फेयर एंड इलेक्शंस के लिए। तो इसके अंदर ये जो है वो उसको डिस्कस करेगा। नंबर 1 वो बताता है जी, जो इलेक्शन है प्रॉमिस करते हैं किसको, डेमोक्रेसी को। इलेक्शंस की जो डेट दे दी गई है इससे अब ये लगता है कि जो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है वो रिस्टोर हो जाएगी, और इसी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग दी है मीडिया वालों को कि वो किसी किस्म की भी ऐसी चीज जिससे स्पेकुलेशंस हो ऑन द टाइमिंग, यानी कि जिससे क्या है इलेक्शन की जो टाइमिंग्स हैं उनके बारे में कोई लोगों के दरमियान ये अफवाह पैदा हो कि इलेक्शंस डिले होने वाले हैं, ऐसी कोई भी चीज जो है वो ऑन एयर नहीं करेंगे। तो इससे ये लगता है कि जो वाकई ही जो अदारे हैं वो सीरियस है इलेक्शन करवाने के बारे में, और स्पेशली जो 8 फरवरी 2014 इलेक्शन 24 इलेक्शन की डेट दी गई है इसके ऊपर वो सारे के सारे एग्री हैं और स्टैंड कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये थी जी स्टोरी। अब आगे वो कहता है जी, इससे क्या हो, इट इज इनकरेजिंग टू नोट दैट, कहता है एक और भी चीज है कि पीटीआई वाले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले और पाकिस्तान पीपल पार्टी जो 3 बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने क्या किया है, वेलकम किया है इस अनाउंसमेंट का। ये जो डेट अनाउंस हुई है तीनों ने क्या बहुत अच्छा किया है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है राइट नो देयर अटेंशन शुड बी, अब उनकी टेंशन जो है वो फोकस्ड है आने वाले इलेक्शंस के ऊपर, ना कि किसी और चीज के ऊपर, एक दूसरे को बुरा भला कहने के ऊपर या कोई और काम करने के ऊपर। अब वो फोकस्ड हो चुके हैं कि हम तैयारियां करें, और अब कहता है कि नॉट अ लॉट ऑफ टाइम तो नहीं है उनके पास फॉर देम टू रीग्रुप एंड लॉन्च इफेक्टिव कैंपेन्स, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। अब आ जाए आगे, जिसमें वो जो है पेपर के पर्सपेक्टिव में आप कह लें कि, और थोड़ा सा नॉलेज के पर्सपेक्टिव में, पहले तो बात हो रही थी सिर्फ इंफॉर्मेशन जो चल रही थी कि हाँ ये है ये है। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, शुड एक्सपेक्ट, अब इलेक्शन कमीशन से ये एक्सपेक्टेशंस हैं जनाब कि वो क्या करे, इंक्रीज करे स्क्रूटनी ऑफ इट्स एक्शंस, कि स्क्रूटनी को क्या करे, इंक्रीज करे, देखे चीजों को। तो इमेंस टास्क जो है इसमें क्या होगा अपकमिंग इलेक्शंस में, वो क्या है फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस करवाने हैं उसने, ये उसका मेन टास्क है। और इस टास्क के ऊपर अब क्या करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, काम शुरू कर देना चाहिए, और इसके लिए उसको स्क्रूटनी भी करनी चाहिए, चीजों की डीपली चीजों को एनालाइज भी करना चाहिए। और इसके वो कहता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इमीडिएट अटेंशन लेने की जरूरत है, जिसमें से वो एक एग्जांपल देता है कि केयर टेकर जो गवर्नमेंट है उसने अभी क्या किया है, लार्ज स्केल के ऊपर रीशफल किया ऑफिसर्स को, यानी कि उनके तबादले किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के, डिस्पाइट द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट, क्योंकि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो कोई भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इस तरह के काम नहीं कर सकती कि सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है या ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ऑफिसर जो हैं, उनके तबादले नहीं कर सकती। इससे फिर ये होता है कि पता चलता है कि तबादले इसलिए किए जाते हैं ताकि वोटों के अंदर क्या कर सके, धांधली की जा सके। तो ये वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज के ऊपर गौर करे।
और आगे वो कहता है कि कोई भी इस तरह का काम जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच अगर कर दिया तो उसको क्या किया जाए, इलेक्शन कमीशन उसको रोके, केयर टेकर गवर्नमेंट को ऐसे काम करने से। आगे कहता है द स्टेट मस्ट बी ओरिएंटेड टुवर्ड वन थिंग अलोन। अब स्टेट को क्या करना चाहिए कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो ये कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे कि ताकि वो क्रेडिबल इलेक्शन करवा सके, अच्छे इलेक्शन करवा सके, ना कि वो इस तरह के काम करे कि जिससे कि मतलब कि वो इस तरह से तबादले करे। वो क्यों कर रही है, जाहिर है वो किसी न किसी पार्टी के साथ उसकी एफिलिएशन होती है। केयर केयर जो टेकर गवर्नमेंट होती है वो चाहती है कि वो पार्टी जीत जाए, उसको फेवर देने चाहती है। तो वो कहता है ये काम ना करे बल्कि उस फोकस करे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे, उसकी मदद करे, ताकि जो है इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। कहते हैं एवरीथिंग एल्स इज अननेसेसरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कहता है इसके अलावा जो भी काम स्टेट करेगी वो फारग ही होंगे, उनका कोई फायदा नहीं है। सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी है वो यही है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करे और इलेक्शन करवाए। सेकेंडली भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मस्ट स्टार्ट यूटिलाइजिंग considerable power to ensure contents will be फेयर। कहता है कि अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको चाहिए कि अपनी सारी की सारी ताकत लगा दे एक ही काम करने में, कि इलेक्शन साफ सुथरे करवा दे। और इसमें फिर वो आगे एग्जांपल देता है कि द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर नेशनल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं असद कैसर, उनको करप्शन चार्जेस के ऊपर अरेस्ट कर लिया गया जस्ट एक दिन बाद जब इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस की। तो कहता है ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और उसके बाद कहता है कि पब्लिक जो है ना उसकी परसेप्शन है कि पीटीआई को और उनके लोगों को क्या किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है। क्यों हरास किया जा रहा है? क्योंकि वो रिफ्यूज कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक काम करने में। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जिस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टीज को चलाएं और वो चलें, और जो पॉलिटिकल पार्टीज वैसे नहीं चलती तो उसको फिर क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके बंदों को डिस्टर्ब किया जाता है। तो यही है पब्लिक परसेप्शन, लोग यही सोच रहे हैं अभी के लिए। तो कहता है कि इस काम के जो ऊपर किया गया है इसकी कोई लीगल और मोरल जो है ना कोई जस्टिफिकेशन नहीं है फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। तो और ये जो इस तरह से एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तंग कर रही है, इसकी ना तो कोई लीगल वैल्यू है ना कोई मोरल वैल्यू है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये एक विक्टिमाइजेशन है सीधी सी, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन टू पुट स्टॉप दीज विक्टिमाइजेशन। अब इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो क्या करे, ये जो दो तीन काम हो रहे हैं, जैसे उनको असद कैसर को अरेस्ट कर लिया गया है, और इस तरह जो है जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं या पीटीआई के साथ जो लोग अटैच हैं उनको तंग किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या चाहिए, वो इस चीज को रोके और रुकवाए भी, जो अदारे ये काम कर रहे हैं उनको रोके कि भाई आप लोग ना करें क्योंकि अब इलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा जो दूसरी पार्टीज हैं वो भी कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमको नहीं मिल रहा, और इसके लिए उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया है कि वो क्या कर रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को फेवर दे रही है। बाकी स्टेट की जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी के लिए, जैसे कि कंपेन करने के लिए, दूसरे कामों के लिए। तो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टीज भी ये एतराज लगा रही हैं। और पाकिस्तानी पीपल जो हैं, कहता आगे वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान जो पीपल हैं उनको चूज करने दें अपना फ्यूचर देमसेल्फ, उसको इस चीज से रोका ना जाए। और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन करवाएगा। लो जी, ये था जी फर्स्ट आपका एडिटोरियल। सेकंड में आ जाते हैं। सेकंड के अंदर है चिल्ड्रन ग्रेवयार्ड। इसके अंदर वो गजा जो है उसके बारे में बात करता है और इसराइल की बात करता है, और इसराइल वहां पर जो काम कर रहा है उसके बारे में, जो दुनिया डबल स्टैंडर्ड जो वेस्ट खास तौर पर डबल स्टैंडर्ड शो कर रहा है कि खामोश है। तो वो कहता है कि अब तो आप खामोश हो और इसराइल जो मर्जी कर रहा है। अगर दुनिया के किसी और खत्ते में ऐसा होता तो क्या आप फिर भी खामोश रहते? और उसके बाद वो फिर आगे जो है एक्सप्लेन करता है कि जो हमास है उसी के ऊपर बात करता है, इसराइल और वेस्ट भी की जो उन्होंने अटैक किया, और आप लोग जो इतने बच्चों को कब्रिस्तान बना दिया बच्चों का आपने फलस्तीन को, तो क्या ये सही है? तो इसके ऊपर वो बात करता है। चिल्ड्रन ग्रेवयार्ड चलें जी। कहते हैं गजा जो है उसने इनोसेंट चिल्ड्रन को क्या किया है, जिबा किया है बहुत सारे बच्चों को। और ये इट इफ हैपेंस, कहता है अगर यही चीज दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होती तो क्या अकाउंटेबिलिटी के लिए ना किया कहा जाता? बट नॉट फॉर इसराइल। मगर इसराइल को अकाउंटेबिलिटी के लिए नहीं कहा जा रहा, उसे कोई नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या है, यूएसए और दूसरे जो सेवेरल ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, उसको शील्ड प्रोवाइड कर रही हैं यूएसए को। कहता ओवरऑल डेथ जो है वो क्रॉस हो चुका है 9,000 में से।
और ये इसराइल के डिफेंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो वेस्ट की ज़हनीत बता रहा है कि 9,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन जो वेस्ट है और यूएसए है वो कहता है इट्स नॉट अ बिग डील फॉर द डिफेंस ऑफ इसराइल। और इसके अलावा सीज़ फायर के लिए कहा गया है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनरल असेंबली के अंदर, तो इन वेस्टर्न ने रिजेक्ट कर दी है मल्टीपल कॉल्स जो थी कि सीज़ फायर करवाया जाए। सारे मुल्क कह रहे हैं जनाब सीज़ फायर करवा दें, लड़ाई बंद करवा दें, लेकिन यूएसए और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज कह रही है नहीं जी हम नहीं, ये वो बल्कि उसके अगेंस्ट वोट दे देती हैं और क्लेम ये करती हैं कि ये जो टोटल डिस्ट्रक्शन है वो हमास ने की है, हमास की वजह से हो रही है। अब वो कहता है कि अगर क्लेम यही है कि टोटल डिस्ट्रक्शन हमास की वजह से हो रही है, तो क्या वो ना तो बच्चों में, ना औरतों में, ना बूढ़ों में किसी में डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे, सबको मारी जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस एंड रेफ्यूजी कैंप्स अब हैव बीन हिट इन द नेम ऑफ टारगेटिंग हमास, कि हमास को टारगेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये बहाना लगा रहे हैं कि हम हमास को टारगेट कर रहे हैं। उसमें स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, एम्बुलेंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर, हर जगह पर वो बम फेंकी जा रहे हैं। फिर वो आगे कहता है व्हेन मिलिटेंट ग्रुप्स मैसकर सिविलियंस, जब मिलिटेंट ग्रुप्स जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जब वो एक सिविलियन लोगों को कत्ल करते हैं तो हम उसको कहते हैं टेररिज्म का नाम देते हैं। लेकिन जब इसराइल ये काम करता है, सिविलियन लोगों को कत्ल करता है, तो हम इसे कहते हैं सेल्फ डिफेंस का नाम दे रहे हैं वेस्ट वाले। लेकिन जब कोई दूसरा टेररिस्ट ग्रुप करता है तो हम कहते हैं ये टेररिस्ट हैं। लेकिन अब इसराइल कर रहा है ये काम, तो हम इस कह रहे हैं कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये वो काम कर रहा है। आगे वो कहता है कि इफ द एक्सटर्मिनेशन ऑफ फलस्तीन कंटिन्यू, अगर इसी तरीके से ये काम चला रहा तो फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। नंबर वन, एक तो पॉपुलेशन जो गजा स्ट्रिप की है वो डिपॉपुलेट हो जाएगा, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा वो कहता है एक्सपेंशन होगी और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इस खिते के अंदर जो है मिडल ईस्ट का खिता, वहां पर ये जंग फैल भी सकती है। और आगे वो कहता है हसन नसारुल्लाह जो कि लीडर है लेबनान के अंदर, जो हिजबुल्लाह मूवमेंट है उसका, उसने क्या किया है हमास का और पार्ट भी है ईरान बैक्ड एक्सिस रेजिस्टेंस का। उसने क्या किया है, अपने साइलेंस को तोड़ दिया है और फ्राइडे वाले दिन उसने कहा है कि रीजनल वार इज अ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी, कि जिस तरह से इसराइल चलता जा रहा है तो फिर ये रीजनल वार के अंदर काम जो है शिफ्ट हो सकता है, यानी कि ये वार जो है एक्सपैंड हो सकती है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ और उसने इसराइल को और यूएसए को वार्निंग भी दी है, ठीक है। राइट नो कहता है कि जो गेंद है ना वो इसराइल के कोर्ट में है। किस तरह से, अगर इसराइल कहे इस वक्त जो बॉल है वो वाशिंगटन यानी कि यूएसए के कोर्ट में है। अगर यूएसए कहे इसराइल को कि तुम जो है छोड़ दो, उसको प्रेस करे, कूल डाउन करे, तो ये जो वहां पर बच्चों को जिबा किया जा रहा है, वहां पर सिविलियंस को मारा जा रहा है, तो ये 1 मिनट में सारा काम रुक सकता है। लेकिन अब अमेरिका ने देखना है कि उसने क्या करना है। और अगर फ्यूचर के अंदर कहता है मिडल ईस्ट के अंदर या ग्लोबल लेवल के ऊपर ये जो तूफान है ये चलता है बढ़ता है, तो इसका सोलली जो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, वो यूएसए होगा। अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा अगर ये जंग जो है बढ़कर दूसरे खितों के अंदर जाती है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है हमारा है वो है कराची क्राइम। कराची क्राइम के अंदर वो बताता है कि किस तरह जो कराची का क्राइम रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। सिविलियंस जो लोग हैं उनको किस तरह से आए रोज जो डाकू हैं लूट लेते हैं और उनका जो कीमती सामान है वो छीन के लिया जाता है। और कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि उनका मर्डर भी कर दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद वो आगे बताता है कि ये क्यों हो रहा है, वाई, इसकी वजूहात क्या हैं। नेक्स्ट वो बताता है हाउ वी कैन कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो ये कराची क्राइम को आप ऐड अप कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जो सोशल प्रॉब्लम्स का टॉपिक होता है उसके अंदर आप ये भी आप क्राइम के नाम से उसको सोशल क्राइम्स के अंदर आप इस चीज को ऐड कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी कराची की दे सकते हैं जी। कराची क्राइम के अंदर वो कहता है कि स्ट्रीट वेव जो क्राइम है वो कराची के अंदर, जिनके स्ट्रीट्स के अंदर जो क्राइम है वो काफी बढ़ गया है। और इसका डाटा जो सिंध पुलिस ने कंपाइल किया है उसके मुताबिक 44 जो रेजिडेंट्स हैं उनको मार दिया गया है, ठीक है। और ये 5 महीने में हुआ, इस साल के जो पहले 5 महीने थे उनमें 44 लोगों को जो सिविलियंस थे उनको मार दिया गया है। किन्होंने मारा, ये चारों डाकुओं ने, जो चोर हैं, डाकू हैं, लूटने वाले हैं, उन्होंने मारा है। और पिछले साल वो कहता है कि इसी तरह से जो कहता है टुक अ लाइफ एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन एक इंसान जो है वो इसी तरह से फौत हो रहा था कराची में पिछले साल। कहता है ओवर द फ्यू मंथ्स इंसिडेंट्स ऑफ आर्म स्मगलर्स किलिंग यूथ, ये किसको मार रहे हैं, पिछले जवानों को मारी जा रहे हैं, औरतों को मारी जा रहे हैं, चिल्ड्रन को
मरी जा रहे हैं, हैव कम थिक एंड फास्ट, ये तेज होता जा रहा है। और इसमें वो क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अपनी वैल्यूएबल चीजें, कीमती सामान हमको दे दें। अगर लोग जो है उसमें रेजिस्टेंस करते हैं तो फिर क्या कर देते हैं, उनको अगर वो रेजिस्टेंस करते हैं और डिले टू स्टेबल तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो इस काम के बाद अब जो चीज सिंध का चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा गवर्नमेंट हैज बीन पुटिंग ऑल इट एफर्ट्स, अपना जो पूरा जोर लगा रही है तो इस स्ट्रीट क्राइम को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इन डाकुओं को पढ़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया है, अब इसके लिए जो है एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाई थी, उसको फुल प्रूफ स्ट्रेटजी का नाम दिया गया और इसमें मैकेनिज्म वगैरह यूज किया गया। मगर अभी भी जो है वो नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट इतनी सीरियस नहीं है, बस बातों की हद तक है, प्रैक्टिकली इतनी सीरियस नजर नहीं आ रही। तो आगे वो कहता है कि जो इट हैज बीन ट्रीटेड विद द सेम, इसको ना जैसे आप लोग हेल्थ का, जैसे कोविड आया था ना तो आपने पूरी एक इमरजेंसी लगा दी थी, तो जिस तरह से आपने हेल्थ को ट्रीट किया था इसी तरीके से आपको चाहिए इसको भी ट्रीट करें। आगे वो काजिज बताता है, काजिज में वो कहता है इकोनॉमी जो है डिस्पैरिटी, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, किसी के पास बिल्कुल खाना खाने के लिए नहीं है और कुछ लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा फैक्टर है। इसकी वजह से फिर जो गरीब है वो क्या करता है, लूटता है अमीर को, मारता है उसको। नंबर टू कहता है वेपन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो बड़े वीक हैं, फ्रॉम पुलिस टू काउंटर क्राइम विल प्रूव इनफेक्टिव। तो आप लोगों जो वेपन लोगों के पास हैं उसको क्या करना है, लॉ एनफोर्समेंट वाली एजेंसीज ने कंट्रोल करना है, लेकिन वो कंट्रोल करने में फेल हो चुकी हैं। लोगों के वेपन्स हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं तो वो काम करते हैं इस तरह का, यानी कि इलीगल आर्म्स उनके पास मौजूद हैं। लोगों के पास एजुकेशन नहीं है और सबसे बड़ी बात लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। जब रोजगार नहीं है तो खाने के लिए कोई चीज नहीं है तो जाहिर है वो फिर जाकर किसी को लूटेंगे ही ना। मेयर्स में क्या काम कर सकते हैं, कहता है कि मेयर्स में ये है कि जो पॉलिटिकल लीड है ना उसको जो है ना थोड़ा सा क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को। सिर्फ वो इकोनॉमी के ऊपर जोर ना लगाएं बल्कि सिक्योरिटी को भी अपनी प्रायोरिटी लेके आए। खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन के लिए जा रही हैं तो वहां पर वो सिक्योरिटी का भी जिक्र करें। दूसरी तरफ कहता है जो बार बार लोग ये पकड़े जाते हैं एक ही जुर्म में, तो उनकी जो बेल है उनको उसको सख्त कर दिया जाए, इजीली उनको बेल ना दी जाए। और इसके अलावा पुलिस के अंदर जो वो लोग जो करप्ट हैं, करप्शन करते हैं, पैसे ले लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ भी स्ट्रेटजी जो है अपनानी चाहिए, उनके खिलाफ भी क्या करना चाहिए, क्रैक डाउन शुरू करना चाहिए। और इसी तरह फाइनली वो कहता है कि एक कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान की जरूरत है और उसी को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इस क्राइम को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जनाब अली इसको आप यूज कर सकते हैं सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान के अंदर। काजेज मैंने आपको बता दी हैं और बहुत सारी पाकिस्तान की जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी काजेज यही है, एब्सेंस ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की जो इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जो प्रॉब्लम्स हैं, और उसके मैयर्स यही हैं कि जनाब अली सजा दी जाए, अकाउंटेबिलिटी की जाए, ठीक है ना। गवर्नमेंट सीरियस हो उन चीज़ों के बारे में, लॉज बनाए, कम्प्रीहेंसिव प्लान्स बनाए और उनका प्लान्स को क्या करे, इम्प्लीमेंट करवाए। सो जी, ये तो थे आज के हमारे एडिटोरियल। अब हम चलते हैं आगे ओपिनियन की तरफ। फर्स्ट ओपिनियन जो है जी, फर्स्ट ओपिनियन है हमारा वार, हिपोक्रेसी एंड ट्रेजेडी। ठीक है, इन तीन जो वर्ड्स हैं इनके ऊपर ये जो है वो एक्सप्लेन करेगा और इसमें वो गजा के बारे में जो है एक्सप्लेन किया जाएगा, गजा वार को। कहता है कि पब्लिक outrage ओवर द ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर इज इन शार्प कंट्रास्ट टू द पोजीशन ऑफ वेस्टर्न गवर्नमेंट। सादा अल्फाज में कहूँ तो वो कह रहा है कि दुनिया की जो पब्लिक है ना वो कह रही है कि इस लड़ाई को रोक दो, लेकिन यूएसए प्लस कुछ वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो कह रही हैं इसको नहीं रोकना। ठीक हो गया, और ये तो हो गया मेन इसका क्रक्स। आगे वो कहती है कि जनाबे अली जो यूनाइटेड नेशंस जो बॉडीज बनाई हुई है हमने, सिक्योरिटी काउंसिल है या जनरल असेंबली है, वो तो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है ना, किसी काम की है ही नहीं। कि जिस मकसद के लिए उनको बनाया गया था वो उस मकसद को पूरा करने में फेल हैं। और फिर वो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन है उसकी बात करेगा, वेस्ट के मुख्तलिफ ममालिक की बात करेगी कि जिसके अंदर जो है किस तरह से, और फिर मीडिया की बात करेगी। तो उसका बात करने का सारा मकसद है कि जितनी भी वर्ल्ड है ना, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, चाहे वो मीडिया है, उन सब की सब क्या है, हमास की सिर्फ बात करेंगे कि जनाब हमास ने वहां पर अटैक किया और अब इसराइल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सब कुछ कर रहा है और वो इसराइल फलस्तीन का साथ नहीं देंगे। और दूसरी तरफ उन मुल्कों की जो पब्लिक है वो भी, और दूसरी मुल्कों की पब्लिक जो मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स हैं
वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जनाब अली इसको रोक दो। तो ये सारे का सारा इस ओपिनियन के अंदर वो मलीहा लोधी जो है वो डिस्कस करेंगी, और ये फॉर्मर जो है एम्बेसडर हैं यूएसए की, यूएसए भी रही हैं, यूके में भी हैं और यूएन में, तीनों में ये रह चुकी हैं पाकिस्तान की फॉर्मर एम्बेसडर, अब नहीं है। चलें जी, अब मैं इस स्टोरी को जिस तरह उसने एक्सप्लेन किया उसी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रक्स मैंने आपको बता दिया। कहता है कि वर्ल्ड जो रिस्पॉन्स है ना, इसराइल के जो काम वहां पर हो रहा है गजा के अंदर, किस तरह से वर्ल्ड रिस्पॉन्स कर रही है, क्वेश्चन पूछ रही है कि हाउ वाज द वर्ल्ड रिस्पॉन्स इसराइल, इसराइल जो गजा के अंदर काम कर रहा है उसको किस तरह से वर्ल्ड रिस्पॉन्स दे रही है। तो पहली बात वो कहती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको कैसे देखती है, क्या उसको कह रही है, फेल हो गई है, कहती है ये बिल्कुल ही फेल हो गया है स्टॉप करने में इसको, ठीक हो गया। हालांकि वो कहती है कि इसकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो क्या है कि मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ये इसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। और ये क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और किस तरह से कहती है, इसकी इट्स इनएबिलिटी टू पास रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर ट्रूथ और ह्यूमैनिटी, ये फेल हो चुकी है, ये एक रेजोल्यूशन तक नहीं पास कर सकी कि जिससे क्या होगा कि ये जनाबी अली सीज फायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूएसए है, उसने वीटो कर दिया कि जनाब नहीं कवर करना, तो ये चुप करके बेचारी बैठ गई। दूसरी तरफ वो कहती है, आगे बात आ जाती है, यूएसए की बात करती है। तो यूएसए के बारे में वो कहती है कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स था। वो कहता है कि यूएसए जो है ना वो भी सीज फायर कहता है नहीं करवाना, ठीक है ना। और वो इसराइल के हाथ में है, यानी कि सपोर्ट किसको कर रहा है, सपोर्ट फॉर इसराइल, इसराइल को जो है वो सपोर्ट करता जा रहा है। ये यहाँ पे ये स्टांस है जी किसका, यूएसए का, और ये जी सिक्योरिटी काउंसिल का। आगे आ जाए, आगे कहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल, आगे वो कहती है द सिक्योरिटी काउंसिल इन एक्शन, जो सिक्योरिटी काउंसिल का इन एक्शन था ना, या फेलियर था, उससे क्या हुआ है, उसकी बाद जब ये सिक्योरिटी काउंसिल फेल होगी तो जनरल असेंबली का एक इजलास बुलाया गया। इमरजेंसी सेशन किसका बुलाया गया, जनरल असेंबली का, ठीक है ना। जिसने क्या किया, प्रूव कर दिया रेजोल्यूशन एक, नो डाउट वो बाइंडिंग नहीं होता रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली में पास हो, लेकिन बहरहाल वहां पे ये रेजोल्यूशन जो है वो अप्रूव हो गया। हालांकि यूएसए ने जो है, और दूसरी जो कंट्रीज हैं उन्होंने किया किया था यूएसए ने, और दूसरी कुछ कंट्रीज ने वोट दिया था नो का, नहीं जी ये यहाँ पर भी रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर तो उन्होंने करवा लिया, जनरल असेंबली के अंदर भी उन्होंने कहा जी नहीं, लेकिन जनरल असेंबली में मेजोरिटी की बात सुनी जाती है, तो मेजोरिटी ने कहा सीज फायर करवा दो, रेजोल्यूशन पास हो गया जनाब। लेकिन कहता है कि इस रेजोल्यूशन की ना कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है कि इससे क्या हुआ, कहता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ना इसराइल के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है ना वो उसके ऊपर पड़ गया है, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग है, इस वजह से इसराइल इसको नहीं माना और इसराइल ने गजा के अंदर अपनी जंग शुरू रखी है। आपको यहां से समझ आ जाएगी कि कौन कहां पे खड़ा है दुनिया के अंदर इस इशू को लेकर। आगे वो कहता है कि अमेरिकन जो है ना, इस काम के बाद अमेरिकन को जो है इंक्रीज हो रहा है डिप्लोमेटिक इसोलेशन, ठीक है ना। और ये डिप्लोमेटिकली वो अकेला पड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग तो कहते हैं कि जनाब यदि इसको रोको, और बहुत सारे जो उसके वेस्टर्न अलाइज हैं, दोस्त हैं, वो भी कह रहे हैं जनाब ये बात सही नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि इमीडिएट सीज फायर करवा दो, इनोसेंट लोग मर रहे हैं इससे, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, अमेरिका जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है। फिर आगे वो कहता है यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल्स, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स हैं वहां पर जो है, उन्होंने रिपीटेडली कहा है, डिक्लेयर किया है कि इसराइल जो है ना वायलेंस कर रहा है, ठीक है ना। और ये वायलेंस जो है ये सही नहीं है, ये एक शक्ल है कलेक्टिव पनिशमेंट की, ठीक है ना। और ये बिल्कुल भी है सही नहीं है, गजा वाज कलेक्टिव पनिशमेंट, गजा को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा रही है। और ये जो है वायलेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स कह रहे हैं, जो वहां पर बंदे काम करते हैं, सेक्रेटरी जनरल दूसरे तीसरे, वो सारे यही कह रहे हैं कि इसराइल जो है वो गलत कर रहा है। मगर जो वेस्ट है और जो यूएसए है और वेस्टर्न पार्टनर्स है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जनाबी अली ये हमास ने जो अटैक किया था ना उसका रिस्पॉन्स है, और इसराइल जो है उसके पास ये राइट है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस करे। ये सिर्फ सिर्फ यूं कौन कह रहा है, यूएसए कह रहा है और कुछ वेस्टर्न अलाइज कह रहे हैं, बाकी सारी दुनिया ये नहीं कह रही। आगे वो बात करता है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बात करता है कि इवन क्वेश्चन, यहाँ तक उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्वेश्चन उठा दिया फलस्तीन के ऊपर, कि जो वो बताते हैं ना कि इतने लोग मार गए हैं,
तो मुझे उस पे यकीन ही नहीं है, ठीक है ना। और यहीं से वो पता चलता है कि इस जो यूएसए है दैट इज नॉट वेरी सिंसियर विद पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर, और इसी वजह से वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है सीज फायर को। आगे जाते हैं जी। आगे वो कहता है यूएसए लेट वेस्ट हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का वर्ड मैंने पीछे शुरू में उन्होंने दिया है। हिपोक्रेसी मतलब होता है अपने आप को आला समझना जी, दूसरे दूसरे लोगों से, पाउसनेस। यहाँ पर जो इसका मतलब इस्तेमाल हुआ है ना इस आर्टिकल के अंदर, वो बता रहा हूँ। कहता है कि अब यहाँ पर वो कंपेयर करेगा यूक्रेन के साथ। कहता है जब यूक्रेन के अंदर जो है सिविलियंस को जो है मारा गया, ठीक है ना, तो रशिया मिलिट्री ने मारा, तो वहां पर जो वेस्ट लीडर्स हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जब गजा में सेम काम हुआ है तो सारे चुप करके बैठे हुए हैं, किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ गजा के ऊपर वो अप्लाई नहीं उन्होंने किया, रिफ्यूज कर दिया उन्होंने उस चीज को अप्लाई करने से। फिर वो अपने यूरोपियन यूनियन के जो कमीशन के प्रेसिडेंट है ना, उर्सुला वोन डार लियोन, उनकी बात करते हैं। कहता है उन्होंने एक दफा क्या हुआ था कि जब रशिया ने अटैक किया था ना सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वहां पर उन्होंने बिजली बंद कर दी थी, पानी बंद कर दिया था, तो इसको उन्होंने कहा था कि ये क्या है, टेररिज्म है, ठीक है ना। और इसको उन्होंने डिस्क्राइब किया था एज ए एक्ट ऑफ प्योर टेररिज्म। मगर अब क्या हुआ है जी, बट नेदर ही शी और नोर एनी, अब ना तो इस यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन थी, प्रेसिडेंट थी, ना तो उसने और ना किसी दूसरे लीडर ने बात भी नहीं की। जब इसराइल ने क्या किया, वही बिजली और पानी और खुराक की जो फ्यूल सप्लाईज हैं गजा वालों के ऊपर बंद कर दी, तो ये सारे के सारे क्या रहे, खामोश रहे, और किसी ने कोई बात भी नहीं की। यहाँ तक कि इसराइल ने फास्फोरस का जो इस्तेमाल किया, जो फास्फोरस के होती है ना बॉम्ब्स, वो चलाए गए, केमिकल वेपन्स में आप इसको डाल सकते हैं, वो भी उन्होंने वहां पर लोगों के ऊपर फेंके। लेकिन वो ये वायलेशन सी सीधी सीधी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज की वायलेशन हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो है, और उन्होंने कोई नहीं बोला। इसके अलावा जो आगे वो बताता है जबीलिया रेफ्यूजी कैंप के ऊपर इन्होंने अटैक किया, और तेल अवीव ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी भी कि हाँ हमने किया है, लेकिन फिर भी क्या है, ये इसको वो कहते हैं क्लेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जस्टिफाई कैसे करते हैं जनाबी अली, ये सिविलियन डेथ्स आर ए ट्रेजिडी ऑफ वार, ये एक वार की ट्रेजिडी है, जब लड़ाई होती है तो फिर सिविलियन तो मरते ही हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, जस्टिफाई कर दिया। आगे वो कहता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड है ना ह्यूमन राइट्स के, जिसको वो कॉन्स्टेंटली दूसरों को लेक्चर देता है दूसरी कंट्रीज को कि जनाब ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करो, दूसरों को लेक्चर दे रहा होता है, और खुद जो है इसराइल इतना जुल्म कर रहा है, इसराइल जो है, और वहां पर वो क्या है, इस जेनोसाइड के ऊपर बिल्कुल खामोश है, पहले दूसरों को बड़े लेक्चर देता है। अब इससे क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि ये साफ है डबल स्टैंडर्ड्स, ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के, कि जब कोई दूसरी कंट्री इस तरह का काम करती है तो उसको बड़ा लेक्चर दिया जाता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, और अपने बारे में भी ये बड़ा कहते हैं कि हम इंसानों के हकूक की बड़ी बात करते हैं, और लेकिन यहाँ पर ये खुल के सामने आ गए हैं इनके डबल स्टैंडर्ड। और ये वो कहते हैं हमेशा जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये ह्यूमन राइट्स की जब भी बात होती है तो ये सिलेक्टिव होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, जो इनके दुश्मन होते हैं उनको ये क्रिटिसाइज करते हैं, और जिनके जिनके दोस्त होते हैं उनके ऊपर ये क्या कर देते हैं, शील्ड उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ये अभी कर रहे हैं किसको, इसराइल को, कि वो उनका दोस्त है तो अब वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जितनी मर्जी करे, लेकिन अब इन्होंने उसकी बात नहीं करनी। आगे वो जर्मनी और फ्रांस जो कंट्रीज हैं उनकी बात करता है कि वहां पर जो है ना इम्पोज कर दिया है बैन, फलस्तीनियन रैलीज के ऊपर क्या किया है, बैन इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि वो कहता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर ये क्या हो गया है, बैन लगा दिया गया है। इसी तरह फिर वो आगे जो है बात करता है यूएसए की, कि यूएसए के अंदर क्या हुआ है, इन यूएसए, और वो कहता है कि इन्होंने पीछे वालों के बारे में कहता है जनवरी और फ्रांस ने बैन लगा दिया है, ये क्या है, डेमोक्रेट्स हैं, और डेमोक्रेट कंट्रीज में क्या होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी को मिल नहीं रही। फिर वो अगर यूएसए में एक बात करता है कि यूएसए के अंदर क्या हो रहा है, यूएसए में भी कहता है कि यहाँ तक कि जो भी बंदा उनके बारे में फलस्तीनियन के राइट्स के ऊपर बात कर देता है ना, तो उसके खिलाफ सारे हो जाते हैं। यहाँ तक अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वो बात करते हैं तो उन यूनिवर्सिटीज की जो फंडिंग है ना वो बंद कर दी जाती है, अगर वहाँ के स्टूडेंट्स जो है ना वो फलस्तीन के हक में कोई रैली निकाल दें। और गार्डियन की जो रिपोर्ट है वहां पे भी ये है कि अमेरिकन फिगर्स जो है ना, मैगजीन एडिटर्स, हॉलीवुड एजेंट्स, कोई भी हो, कोई भी बंदा जो इन्फ्लुएंसर है, हॉलीवुड का एजेंट्स है, कोई भी है, कोई भी अगर फलस्तीन के हक में बात करता है ना तो उसकी फंडिंग बिल्कुल ब्लॉक कर दी जाती है।
अब आगे ये बात हो रही है किसके अंदर, यूएसए के अंदर ये हाल हो रहा है। अब वो बात करता है आगे यूरोप के अंदर, कि यूरोप के अंदर क्या हो रहा है जी। यूरोप के अंदर भी कहता है कि अगर कोई प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविटीज करता है तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, उसको भी गिरफ्तार वगैरह कर लिया जाता है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिए जाते हैं। और इसी तरह यूके के अंदर भी कहता है कि यूके के अंदर क्या हुआ है कि होम सेक्रेटरी जो है यूके का, सोएला ब्रेवमैन ब्रेवरमैन ने क्या, उसने बैन कर दिया ब्रांडेड प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेट हेट मार्च। उसने कहा कि जो प्रो फलस्तीनियन वहां पर मार्च हो रहे हैं ना, वो हेट मार्च है, नफरत अंगेज, नफरत खिलाने वाले हैं। तो प्रोटेस्ट को क्या कर दिया उसने, कर्ब किया, उनको पकड़ो, उनको मारो, ठीक है ना। और उनके ऊपर अगर फलस्तीन का फ्लैग भी कहीं पर नजर आ जाए तो उन्हीं को, उनको भी क्या कर देते हैं, वो पकड़ लेते हैं। तो कहता है ये डेमोन्स्ट्रे है तो ये डेमोक्रेसीज ही हैं, सारे के सारे कंट्रीज जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं ये डेमोक्रेसीज हैं। और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मगर और ये क्लेम भी करती हैं सिविलाइजेशनल सुपेरिटी ओवर कंट्रीज ऑफ द ग्लोब साउथ। और ये कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ से बड़े बेहतर भी हैं, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये आपके सामने वो सारा एक्सप्लेन उसने किया है। फिर वो बात करता है वेस्टर्न मीडिया की, कि वेस्टर्न मीडिया का क्या रोल रहा है, वेस्टर्न मीडिया क्या कर रहा है। कहता है वेस्टर्न मीडिया भी वन साइडेड हो चुका है, वन साइडेड यानी कि उन्हीं की तरफ हो चुका है, गवर्नमेंट को एंड ब्लाइंड हो चुका है, जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह करते हैं। जो फलस्तीनियन की सफरिंग्स हैं उनको वो नहीं दिखाते बिल्कुल भी, और इसराइल के प्रोपोगंडा का वो क्या बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। एंड कहता है कि उसी तरह से वो देखते हैं जिस तरह से इसराइल के प्रिज्म में से वो क्या करते हैं, राइट टू सेल्फ डिफेंस, जिस तरह कहते हैं जी इसराइल का राइट है सेल्फ डिफेंस का, तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं, इसको वेस्टर्न मीडिया वाले एक्सप्लेन करते हैं। वेस्टर्न टीवी एंकर्स, वो भी कहता है जो वेस्टर्न टीवी एंकर्स हैं वो भी सेम पर्सपेक्टिव में सेम वही स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जो उनको दिया जाता है, और इंटरव्यूज जो हैं वो भी उसी तरीके से वो कंडक्ट करते हैं जिसमें हमास को कंडेम किया जाए, कहा जाए हमास गलत कर रही है, तो उसी तरीके से वो क्या करते हैं, इंटरव्यूज भी वो लेते हैं। और फिर वो इसकी एक एग्जाम्पल भी देता है, यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर वो कहता है कि हमास की लिंक द मोस्ट फ्लैग्रेंट एग्जाम्पल, यहाँ पर वो क्या एग्जाम्पल देता है, और वो क्या थी कि डिस इन्फॉर्मेशन थी जिसमें ये बताया गया कि हमास ने किसी बच्चे का सर काट दिया गया है, और उसको उन्होंने उस एग्जाम्पल को बगैर वेरीफाई किए जो है अपने न्यूज़पेपर पर, अपनी जो टीवी पर उन्होंने दिखा दिया। लेकिन अब क्या हो गया है, दुनिया जो है वो थोड़ी सी प्रोटेस्ट कर रही है, वो उनके हक में बात कर रही है, तो उसकी वजह से अब इन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया है। और वो यहाँ पर बात करता है बीबीसी ने थोड़ा सा अपना क्या कर दिया, अब कोर्स थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उस कोर्स को चेंज करने से क्या हुआ है कि अब मीडिया कंपनीज जो है वो थोड़ा सा फलस्तीन के बारे में बोलना शुरू हो गई हैं। इसी तरह एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी बात करता है कि वो भी अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर थोड़ी सी बात करना शुरू हो गए हैं। अब वो आगे कहेगा कि मुस्लिम कंट्रीज कहाँ पे खड़े हैं, कि मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इस चीज को लेकर कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं। तो उसमें वो कहता है कि उनसे हम कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते मुस्लिम कंट्रीज से, ठीक है ना, जिनसे एक्सपेक्टेशंस थी वो तो बस यही बात है, डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को कह रहे हैं, जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहे। हाँ, इनके निस्बत वो कहता है कि साउथ अमेरिका वाले मुल्क है ना, उन्होंने कुछ भी फिर भी कुछ किया है। साउथ अमेरिकन कंट्रीज ने अपने जो ताल्लुकात हैं इसराइल से वो काट दिए हैं, और अरब के अंदर सिर्फ जॉर्डन और बहरीन ने जो है ना ये काम किया है कि अपने ताल्लुकात जो है इसराइल से जो है काट दिए हैं, या काटने का उन्होंने जिक्र किया है। बाकी जो अरब स्टेट है वो सारी की सारी जो है वो ऐसी उन्होंने कोई बात भी नहीं की और ना ही वो करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि क्या ये जो डज ऑल दिस मीन फलस्तीनियन हैव बीन अबंडन, कहता है ये जो सारा उनके ऊपर जुल्म हो रहा है इसका मतलब क्या है कि फलस्तीनियन को क्या छोड़ दिया गया है, लेफ्ट कर दिया गया है। कहता है यस भी है और नो भी है। यस क्यों है यहाँ पर बताएगा, नो क्यों है यहाँ पर बताएगा। यस कहता है इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो फेल हो चुकी है कि इनको रोका जा सके इसराइल वालों को, इसलिए ये बिल्कुल उनको हमने छोड़ दिया। और नो इसलिए है कि दुनिया ने तो छोड़, इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी ने छोड़ दिया है, मुख्तलिफ मुल्कों ने छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने नहीं छोड़ा। तो वर्ल्ड जो है ना, पूरी दुनिया में लोग जो हैं उनके साथ खड़े हैं, और वो उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर वो सोलिडेरिटी शो करवा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे का सारा जो काम कर रहे हैं वो, इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं छोड़ा, फलस्तीनियों को अकेला नहीं छोड़ा, वो उनके साथ खड़े हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इस यहाँ तक के जो पब्लिक ओपिनियन आया है ना यूएसए के अंदर भी, वो भी क्या है,
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनके इलेक्शन है और डाटा जो अभी पोल है वो प्रोग्रेस कर रहा है, वो बता रहा है कि 66% जो अमेरिकन हैं उन्होंने इस हक में वोट दिया कि सीज फायर करवा दो। लेकिन अगर जो बाइडेन नहीं करवाता, नहीं हेल्प करता, तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले इलेक्शन में इसको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कॉन्सिक्वेंसेज की बात करता है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इसका रिजल्ट वही है जो सारे राइटर्स बता रहे हैं कि ये एक बिगर डिजास्टर है, ठीक है ना, फलस्तीन के लिए, जिस तरह से 1948 में उनके साथ हुआ था। और इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी कि ये रीजन के अंदर भी जंग फैल सकती है और पूरी दुनिया के अंदर भी फैल सकती है। तो वो कहती है कि आई विल टेक दैट इन द अनदर कॉलम, अगले कॉलम के अंदर मैं बताऊंगी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो जब इसका नेक्स्ट जो है एडिटोरियल ओपिनियन आएगा, देन वी विल डिस्कस कि इसने क्या बताया है इंशाल्लाह। तो जनाब अली, ये था वार, हिपोक्रेसी एंड स्ट्रेटजी, जिसके अंदर आपने देखा, आपके काफी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा कि दुनिया कहाँ पर खड़ी है, कौन कुछ क्या कर रहा है। अब जी चलते हैं हम अपने सेकंड एडिटोरियल की तरफ, सेकंड ओपिनियन की तरफ। सेकंड ओपिनियन अब जो है, ये बहुत ही ज़्यादा जी जनाब अली आसान भी है और मज़ेदार भी है। इसमें जो बात होगी वो होगी एजुकेशन की, ठीक है ना। एजुकेशन की वो बात करेगी और बड़े ही अच्छे पर्सपेक्टिव में उसने एक चीज़ को, स्टोरी टेलिंग को उसने एक्सप्लेन किया। स्टोरी टेलिंग हैज़ अ पावरफुल रोल इन लर्निंग। तो जनाब अली उसने बताया है कि हम जो कहानियाँ छोटे होते सुनते थे ना, ज़बानी कलामी अपने घर वालों से, दादा दादी से, ठीक है ना, तो ये काम बड़ा अच्छा था, ठीक है ना। और इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए, एजुकेशन के अंदर भी लेकर आना चाहिए इस काम को, ठीक है। और उससे क्या होता है, जब एक बच्चा जो है एक्सप्लेन करता है किसी चीज़ को अपने अल्फाज के अंदर, स्टोरी की शक्ल के अंदर, या टीचर उसको बताता है, तो उसको आसानी से समझ आ सकती है। जिस तरह मैं हर ओपिनियन की एक आपको स्टोरी बना कर दे देता हूँ, कोशिश तो यही करता हूँ कि स्टोरी बन जाए, ठीक है ना। तो वो आपको एक आइडिया हो जाता है, आप 1 मिनट में उसको सुन लेते हैं और आपके आइडियाज़ जो है, आपके जो है उस चीज़ के बारे में चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ईज़ी हो जाती हैं और आपके ज़हन में बैठ जाती हैं। तो यही वो इसके अंदर हमको एक्सप्लेन करेगी, किस तरह से कहानी, स्टोरी टेलिंग जो है वो कितना अहम किरदार अदा कर रही है। शुरू करती है, वो कहती है कि जो ओरल स्टोरी टेलिंग है, ज़ुबानी कलामी जो हम कहानियाँ सुनाते रहे हैं अपने पिछले ज़मानों के अंदर, ये एक बड़ा पावरफुल टूल था एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर ये एक बड़ा पावरफुल टूल समझा जाता था, ठीक है ना। और पहले स्कूलों में जो था ना, पहले स्कूलों में वो कहती है कि ये जो मोरल अपना फाउंडेशन ऑफ टेलिंग मोरल स्टोरीज, अच्छी कहानियां जिसका अखलाकी सबक दिया जाता था, और वो जो है वो सुनाई जाती थी। इससे क्या होता था, थिंकिंग अबाउट लाइफ, जिंदगी के मुतल्लक जो है ना, हमें सोचने का मौका मिलता था। जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटीज़ की, उनको समझने का मौका मिलता था। और फिर आगे चल के भी ये चीज़ चलती रही। फिर वो आगे कहती है कि जो सोक्रेट थे ना, ये जो हम सोक्रेट एंड एरिस्टोटल का पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस वाले बड़े अच्छे तरीके से इनको जानते होंगे, ठीक है ना। तो सोक्रेट्स और एरिस्टोटल जो था, कहती है इनका आर्ट भी क्या था, स्टोरी टेलिंग था। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे को स्टोरीज बात करते थे, डिस्कशन करते थे, और फिर वो डिस्कशन आगे चलती चलती जो है डीपली डार्क थॉट्स के अंदर चली जाती थी। और फिर वो लाइफ की जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करते थे। तो ये वहां से भी क्या करते थे, स्टोरी टेलिंग को एक्सप्लेन करते थे। स्टोरी टेलिंग के जरिए ये राइटर्स जो है क्या करते थे, नॉलेज को बेहतर करते थे, एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते थे। आज के दौर में कहती है कि टू डे स्टोरी टेलिंग रिमेन एन एजुकेट वे। कहता है कि आज के दौर में क्या हो सकता है, आज के दौर में हम इसको बड़ा खोल के काम कर सकते हैं, हम अक्रॉस आर कुरिकुलम के सब्जेक्ट्स के अंदर हम इसको डाल सकते हैं, ठीक है ना। और इससे क्या हो सकता है, जो स्पार्क कर सकते हैं इमेजिनेशंस को, लोगों की, बच्चों की इमेजिनेशंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। क्रिएटिविटी कर सकते हैं बच्चों में, क्रिएटिव टू फैंसी डिस्कशंस, क्रिएटिविटी हो सकती है, ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। तो ये सारे काम जो आज के इस दौर में हो सकती हैं। और कहती है स्टोरी टेलिंग कैन ब्रिंग बुक टू लाइफ, जो किताबें हैं ना, स्टोरी टेलिंग के जरिए उनको जिंदगी का हिस्सा भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा कहते हैं बिल्डिंग ब्रिज फॉर की लर्निंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स से कई चीजें जो हैं वो सीख कर उनको क्या किया जा सकता है, स्टोरी टेलिंग के जरिए जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे वो एग्जांपल देती है कि अगर हम वुल्केनो, आतिशफशा पहाड़ की स्टोरी सुनाएं बच्चों को क्लास के अंदर, कि किस तरह से वो बनता है, किस तरह से अर्थक्वेक आता है, तो ये क्या है, स्टूडेंट्स उसको बड़ी देर तक जो है इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, अपने पास इजीली संभाल कर रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इन लोग ये जो टॉपिक्स हैं, तो एक्सपीरियंस इन डेली लाइफ, स्पोर्ट बाय विजुअल्स,
यानी कि वो कहना ये चाहती है कि अगर हम बच्चों को इस तरह से भी पढ़ाएं ना, उनको बताकर, जैसे ज्योग्राफिया में अगर आप किसी को वोल्केनो पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसको पहले एक स्टोरी वोल्केनो की सुनाने किस तरह बनते हैं, तो उसके ज़हन में बन बैठ जाएगा सारा। इसी तरह आगे वो दूसरे सब्जेक्ट मैथ की बात करती है, तो मैथ के अंदर भी वो यही कहती है कि क्लियर करेगा नैरेटेड स्टोरीज़, नरेटेड एज़ अ स्टोरी अगर उसको समझाया जाएगा तो उसके कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। साइंस के अंदर क्या हो सकता है, साइंस के अंदर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स जो है वो तो स्टार्ट करें विद द प्रिडिक्शंस कि क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो वहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या हो सकता है एंड पर, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल स्टडीज के अंदर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि अपनी हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे अकबर आया था, कैसे बाबर आया था, कैसे दूसरे काम हुए थे, हमारा कल्चर क्या था, ठीक है ना। और इसके अलावा स्पिरिट उससे क्या होगी, पेट्रोटिज्म की उन बच्चों के अंदर पैदा होगी। आगे वो कहते हैं नॉट ओनली कैन टीचर्स यूज स्टोरी टेलिंग, ये टीचर्स होते हैं ना, ये सिर्फ तो स्टोरी टेलिंग से क्या होगा, टू बिल्ड ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द करिकुलम, सिर्फ यही नहीं होता कि उससे क्या होगा स्टूडेंट्स और करिकुलम के दरमियान ब्रिज पैदा होता है, बल्कि एक और बड़ा अच्छा काम हो जाता है, बच्चों में लैंग्वेज स्किल्स पैदा हो जाती हैं। कोई जब बच्चे जब स्टोरी टेलिंग्स करते हैं, बताते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे उनकी प्रैक्टिस होती है स्पीकिंग स्किल्स की, प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स से, जिनसे उनके अंदर क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है बात करने का, तो वो बात करते हैं। और कंटेम्प्रेरी पेडागोगी, पेडागोगी कहते हैं जो टीचिंग का साइंस ऑफ टीचिंग इसको कहा जाता है, साइंस ऑफ टीचिंग, यानी कि ब्रांच ऑफ टीचिंग कह लें, साइंस ऑफ टीचिंग कह लें, आर्ट ऑफ टीचिंग कह लें, पेडागोगी कहते हैं जी। रिफ्लेक्शंस के ऊपर वो कहती है कि बात करती है कंटेम्प्रेरी कि रिफ्लेक्शंस जो है वो उसके ऊपर क्लास में कहती है कि जो स्टूडेंट है, टीचर स्टूडेंट्स हैं, वो लर्न करते हैं इससे बड़ी चीजें कि व्हाट दे हैव लर्न, जैसे कि इसमें वो ये कहता है कि एक टीचर जो है वो क्या करता है, क्लास के अंदर एक लेक्चर देता है, उसके बाद लेक्चर देने के बाद वो स्टूडेंट को कहता है हाँ जी बताएं जी मैंने क्या दिया है, क्या समझाया है, तो बच्चा क्या करता है, उसको अपने अल्फाज के अंदर बयान करता है, तो वो एक स्टोरी बन जाती है। और उससे क्या होता है, वो काफी चीजें जो है वो रन सीख लेते हैं, पॉइंट्स काफी उनके जहन में रह जाते हैं, और ये क्या है, एक बड़ा एक अहम काम है। और आगे कहती है अनदर टीचर यूजेस विजुअल्स टू ट्रिगर एंगेजिंग डिस्कशंस इन द क्लास, कोई विजुअल्स भी यूज कर सकता है। विजुअल्स क्या है जी, कोई पिक्चर ले आए, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, ठीक है, अ पिक्चर इज वर्ड्स वर्थ 1,000 वर्ड्स। आप ही कहते हैं किताब में, बच्चे की किताब में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, कोई एक तस्वीर खोली जाए और बच्चों को इस तस्वीर को देखो तुम्हें क्या समझ आती है, और उसके बाद बताया जाए बच्चे को कि हाँ भाई अब आप क्या करो, इस तस्वीर के बारे में एक्सप्लेन करो, तो वो बच्चा उस तस्वीर के बारे में एक्सप्लेन करेगा, तो आपको बड़ी अच्छे तरीके से, यानी कि बच्चे के अंदर स्पीकिंग स्किल्स पैदा होंगी, और उसके साथ साथ बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। और इसके कहता है कि ये एक बिसाइड स्टोरी टेलिंग हैज अ पावरफुल रोल इन टीचिंग, कहता है इसके अलावा बिसाइड्स, इसके अलावा जो स्टोरी टेलिंग है ना, इसका बड़ा पावरफुल रोल है टीचिंग पॉजिटिव सोशल वैल्यूज, ठीक है ना, जो सोशल वैल्यूज, पॉजिटिव सोशल वैल्यूज सिखाने में भी इसका बड़ा अहम किरदार है। एंड ब्रेकिंग डिस्ट्रक्टिव नॉर्म्स, और जो डिस्ट्रक्टिव नॉर्म्स हैं जो माशरे को तबाह करती हैं, ऐसी चीजें जो हमारी रवायात हैं, या ऐसी चीजें जो माशरे को तबाही की तरफ लेके जा रही हैं, उनको भी खत्म करने में ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। जैसे कि वो जेंडर बाइस्ड एंड स्टीरियोटाइप की एग्जांपल देता है कि स्टोरीज ऑफ हीरोइज्म आप बच्चों को कहें, कैप्चर करें, बोलें, ठीक है ना, उससे क्या होगा कि हीरोज ने किस तरह से ये एक मुआशरे के अंदर जो थी बुराई थी, ठीक है ना, तो ये वाला बंदा वो तो उसने क्या किया, इस बुराई को खत्म कर दिया, उसके बाद लोगों ने उसको बड़ी इज्जत दी, तो इस तरह से क्या होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे, इंस्पायर्ड होंगे, और वो क्या करेंगे कि इस तरह की बुराइयों को छोड़ आगे फ्यूचर में जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो उसके अंदर ये वाली बुराइयां नहीं होंगी, बल्कि वो क्या होंगे, इससे बेहतर होंगे। आगे वो कहती है डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट रिसेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, एक आ गई है डिजिटल स्टोरी टेलिंग इज द मोस्ट रिसेंट फास्ट लर्निंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो मीडिया की बात करता है कि मीडिया वाले जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, वो इसमें वो कहता है कि एक स्टोरी है, कोई वाकया होता है, तो मीम्स नहीं है बनाते अब, मजाकिया जो होते हैं, ठीक है ना, तो वो मीम्स बनाते हैं, तो उन मीम से क्या हो जाता है कि वो मीम्स किसी ना किसी स्टोरी की होती है, किसी ना किसी वजह से होती है, लेकिन वो एक मीम्स का लफ्ज यूज किया गया है, उससे क्या होता है, वो एक शॉर्ट सा आपको बना देते हैं जिसमें मजाक सा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे की पूरी स्टोरी होती है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, वो कहते हैं जी जी जैसे कह रहे थे आजकल पीछे चल गया जी, प्रोग्राम का क्या बना, प्रोग्राम तो बढ़ गया,
यही चल रहा है ना आजकल, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब ये इतना सा जो लफज है प्रोग्राम तो बढ़ गया, इसके पीछे अब क्या मीम्स बन रही हैं, लोग देख रहे हैं। अब इसके पीछे एक स्टोरी है पूरी की पूरी। अब वो स्टोरी जो है वो लोगों को ऑटोमेटिकली याद रहेगी, बड़ी देर तक याद रहेगी। और उस स्टोरी के पीछे एक काज है, जो क्या है, पॉलिटिकल है। कि किस तरह से पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। तो जी आप खुद लिंक कर सकते हैं कि किस तरह से एक स्टोरी के साथ लिंक हुआ, प्रोग्राम तो बढ़ गया, मीम्स बन गई, और मीम्स ने जो है पकड़ के लोगों को अच्छे तरीके से याद करवा दिया। भाई भूलना नहीं है इसको आपने। तो ये है जी डिजिटल आपकी स्टोरी टेलिंग। अच्छा जी, फॉर एजुकेशन लुकिंग फॉर, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। कहता है फॉर एजुकेटर्स लुकिंग फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लास। ठीक है ना, उनके लिए ये बड़ा अहम रहेगा। ठीक है ना, कि वो चाहते हैं, वो क्या क्या चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा देर तक, लॉन्गर पीरियड तक इस हमारे कंटेंट को, सब्जेक्ट को सुने अच्छे तरीके से, जो है उसको समझें। जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ना होने दूं, आप लोगों की अटेंशन डिवर्ट ना हो, ताकि आपको नई से नई चीज जो है वो मैं बोलूँ समझाऊं, ताकि आपका जहन जो है वो इधर ही रहे। तो ये एक तकनीक है। इसमें क्या है जी, स्टोरी टेलिंग है। और मैं अब देखे ना, ये अब इतना इतना हैट्रिक जो काम है, ये ओपिनियन वाला, तो इसको मैं पढ़ के और इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके लिए बिल्कुल ये एक आसान सी स्टोरी बन जाती है बच्चों वाली। कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी बैठ के सुनना शुरू कर देना ये वाला, तो उसको भी समझ आ जाएगी कि ये न्यूज़पेपर वाले ने क्या लिखा है। तो कहता है कि ये इससे क्या होगा, स्टोरीज की फॉर्म में जब आप करेंगे तो एक तो इंटरटेनिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, वो बड़े अच्छे तरीके से समझ लेगा। और जो है बर्डन, जो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन का बर्डन है, वो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। फिर वो कहता है जो स्टोरीज हैं वो ड्रॉ नेचुरल कनेक्शन बिटवीन इवेंट्स टू कंसेप्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब इसमें वो क्या कहना चाहता है कि यहाँ पर क्या है कि नेचुरल कनेक्शन जो है हमारे सामने आता है, कि किस तरह से जो ह्यूमंस थे हिस्ट्री के अंदर, जो हमारे पीछे जो काम हो चुके हैं लाइफ के अंदर, वो किस तरह से हमें फिर बड़े अच्छे तरीके से जो हमारी हिस्ट्री है उसको भी समझ आ जाती है स्टोरी टेलिंग से। आगे कहता है ह्यूमन स्पीशीज मेक कनेक्शन थ्रू स्टोरीज। जो भी ह्यूमन स्पीशीज हैं वो क्या कर रही हैं, कनेक्शंस थ्रू स्टोरीज। हेल्प लर्नर्स रिटेन इंफॉर्मेशन। उससे क्या होता है कि जब हम किसी को स्टोरी बताते हैं तो एक स्पीशीज का दूसरे के साथ ताल्लुक एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमको इंफॉर्मेशन बड़ी अच्छे तरीके से मिल जाती है, हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी स्ट्रांग रहती है, मेमोरी हमारे उस सब्जेक्ट के बारे में मेमोरी हो जाती है स्ट्रांग। फैक्ट्स एंड फिगर्स हमको मिल जाते हैं, किस डेट पे क्या हुआ था। तो ये कहते हैं कि जो स्टोरी है ना, ये बड़ी ही अच्छी है। और फ्रॉम क्लासरूम टू कॉर्पोरेशन, आप क्लासरूम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इसको बोला जाता है, बिजनेसमैन क्लास, वहां पर भी ये जो स्टोरीज है ना, ये बड़ी अच्छी रह जाती हैं, बड़ी हेल्पफुल रहती हैं। और ये स्टोरीज कैरी पावरफुल मैसेजेस एंड मेक एन इम्पैक्ट। और ये पावरफुल मैसेजेस देती हैं, और इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये था जी स्टोरी टेलिंग। किस तरह से स्टोरी टेलिंग जो है आपको मुख्तलिफ शोबों के अंदर एंड स्पेशली एजुकेशन के अंदर हेल्पफुल रहती है, इस सारे एडिटोरियल ओपिनियन के अंदर उसने इसको डिस्कस किया। अब चलते हैं जी हम अपने तीसरे ओपिनियन की तरफ। तीसरे ओपिनियन के अंदर जो राइटर है वो एक्सप्लेन करता है अनहोली वार्स को। पहले मैं आपको जो है ना इसका क्रक्स बता दूं, डैट के क्रक्स क्या है, इसके अंदर वो कहना क्या चाहता है। असल में इसके अंदर वो जो है ना गजा की वार को डिस्कस करेगा, लेकिन उसमें ये कहता ये है कि जनाब अली, द एवेंजलिकल क्रिश्चियंस स्टैंड विद इसराइल। एवेंजलिकल का मतलब जो होता है ना बेसिकली, कि जिस तरह जो बहुत ज्यादा रिलीजियस होते हैं ना, जो बिब्लिकल जो बाइबल है, ठीक है ना, उसकी जो टीचिंग्स हैं गॉस्पेल्स की, बाइबल की, उनके ऊपर वो बिलीव करते हैं। अब उनका बिलीव क्या है, यहाँ से आपको सारा बता देता हूँ। उनका बिलीव ये है कि जनाब अली, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना है। क्रिश्चियन ने क्या है, वापस आना है। लेकिन उनके वापस आने से पहले क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना पड़ेगा। और वो कंडीशंस क्या है, कि जनाब अली के जो इसराइल है, पहले उनको एक, उनकी इसराइल के लिए एक मुल्क बनेगा, एक लैंड बनेगी। उस लैंड के अंदर फिर हकाले सुलेमानी जो है, वो जो है रेड heifer का, और रीबिल्डिंग ऑफ थर्ड टेम्पल, थर्ड टेम्पल जो है वो बिल्ड किया जाएगा। ठीक है ना। और जब ये दोनों काम हो जाएंगे तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। तो इन दोनों काम के करने के लिए क्या है, इसराइल के पास जमीन होनी जरूरी है। ठीक है। तो फिर इस वजह से
उन लोगों ने, सारे क्रिश्चियन नहीं, ये वाले जो क्रिश्चियंस है ना, इन लोगों ने जोर लगाकर जो बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था उसके तहत इनको जमीन दिलवाई ज्यूस को। क्यों? ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापसी का रास्ता जो है वो सीधा किया जा सके। ये एक इसका ओपिनियन है और इसके ऊपर वो इस चीज को डिस्कस करता है कि किस तरह से ये जो इसराइल जो गजा में जो काम हो रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है। बेसिकली वो इसके अंदर हिस्ट्री एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है, प्रेजेंट की सिचुएशन तो सबको पता है। अब वो बताएगा व्हाट हैपेंड, तारीख में क्या हुआ था, हिस्ट्री में क्या हुआ था। ठीक है ना, तो चलते हैं इसको शुरू करते हैं। वो कहता है कि तीसरी दफा फॉर द थर्ड टाइम, पिछले 3 हफ्तों में तीसरी दफा क्या हुआ है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है ना, एक बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है किसका, न्यूक्लियर आर्म नेशंस का, उसको सपोर्ट भी मिली है और फंड भी मिला है। किससे? सारी जो वेस्टर्न कैपिटल्स है ना, मेजर वेस्टर्न कैपिटल्स, उनकी तरफ से क्या किया गया है, दारुल हुकूमत जो वेस्टर्न के हैं उसको फंड भी दिया गया है और उसको सपोर्ट भी किया गया है। ठीक है ना, कितनी दफा? तीसरी दफा इन 3 हफ्तों के अंदर। इसके बावजूद कि वो लड़ाई कर रहा है, इनोसेंट्स को मार रहा है, और इसकी वजह क्या है? एंड यूज रिलीजियस जस्टिफिकेशन फॉर वेजिंग ए जेनोसाइड वार ऑन फलस्तीन, कि उसने जो है अपने स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे रिलीजियस वर्ड्स भी इस्तेमाल किए हैं जिसकी वजह से उसे ये सारी सपोर्ट मिल रही है। अब वो जो हमारा आज का कंसेप्ट है ना इंटरनेशनल रिलेशंस का या जियो पॉलिटिक्स का, उसकी बात बिल्कुल नहीं करने वाला। वो बात करने वाला है रिलीजन की, कि किस तरह से रिलीजन की वजह से इसको सपोर्ट मिल रही है। चलें आगे, वो चलता है, कहता है कि जब वो बम फेंक रहा था ना अस्पतालों के ऊपर, तो उसने क्या किया, उसने इसको ही स्पोक ऑफ द प्रोफेसी ऑफ ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम की बात उसने की। ठीक है ना, और उसके बाद उसने कहा कि जब वो बच्चों को मार रहा था ना, तो उसने इसको रेफर किया, जब वो मर्डर चिल्ड्रन तो थाउजेंड ऑफ देयर, तो इसको रेफर किया बिब्लिकल काल से, टू डिस्ट्रॉय द पीपल ऑफ अमलैक। ये एक नेशन थी अमालेक। अमालेक जो थी कौम इसराइल की सख्त दुश्मन थी। ठीक है ना, और बाइबल के अंदर इसका जिक्र आया है। तो उसने इन इनको जो बच्चों को मार रहा था ना, थाउजेंड बच्चों को, तो इससे उन्होंने उसको तशबीह दी थी उसको, कि बाइबल में लिखा है कि इनके बच्चों को भी बेशक मार दो, इन टू द इन्फेंट्स एंड थाउजेंड पेट्स, इनके इनके जो जानवर हैं पेट्स को भी मार दो, इनके बच्चों को भी मार दो, इस कौम के बच्चों को। तो उन्होंने फलस्तीन को इसके साथ तशबीह दी। आगे चलते हैं जी, आगे उसने क्या, नेम ऑफ जूसा, इनका उन्होंने नेम लिया है। किस तरह से उन्होंने केनान जो था, उसकी जो इसराइल से पहले, यहाँ से इसराइल से पहले फलस्तीन में रहने वाली जो लोग थे ना, उस उनकी जो कौम है उसको कैनान जो था, उस कनान कहा जाता था। तो क्या था, उससे उन्होंने उसको तशबीह दी। यानी कि वो अपनी जो उनकी रिलीजियस बुक्स के अंदर जिन कौमों का जिक्र है ना, और कहा गया उनको मारा गया, या हिस्ट्री की बाकी किताबों के अंदर उनको मर्डर कर दिया गया ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम रिलीजियस रीजन, तो फलस्तीन के लोगों को, फलस्तीन की नस्ल को वो उनके साथ कंपैरिजन कर रहा है और उसका नाम ले रहा है। ठीक होगा, ये काम वो कर रहे हैं जी। आगे कहते हैं, और कहते हैं कि ये जो काम ये कर रहा है, ये सारी स्टेटमेंट्स दे रहा है, इसको जो वेस्टर्न मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। और इसके साथ साथ जो थिंक थैंक्स हैं, थिंक टैंक का लफ्ज होता है लेकिन उसने थिंक थैंक्स कहा है, क्रिटिसाइज किया, थिंक थैंक्स, और जो राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वेस्ट की, इन द वेस्ट, वो क्या है, फेल जो मुसलमानों को लेक्चर देती हैं वर्ल्ड एक्सट्रीमिज्म के ऊपर। और अगर कोई मौला जो है कोई काम का बात कर दे कंट्रोवर्शियल कोई खुतबे में, तो फौरन उसको हाईलाइट कर देती हैं। ये सारे के सारे चुप हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये जो रिलीजियस स्टेटमेंट्स हैं सारे के सारे क्या हैं, खामोश हैं। आगे वो कहता है, क्या नेतन्याहू जो है बिलीव करता है इन सारी बातों के ऊपर जो उसने कही हैं। ठीक है ना, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जो उसने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है, उसको क्या वो इन पे बिलीव करता है। ये जो है ना, क्योंकि नेट से लिया गया था, जो वहां पर है आप वहां से पढ़ सकते हैं जो भी चीजें हैं। तो इसको आप इस पे टॉपिक का हिस्सा ना समझिएगा। ठीक है ना, अच्छा, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर वो क्या बिलीव करता है जो वो ये काम कर रहा है, यानी कि नेशन स्टेट इन मॉडर्न टर्म्स। ठीक है ना, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इसको क्या कह रही है, उसको नाजी जर्मनी से इसको क्या कर रही है, लिंक कर रही है। और दूसरी तरफ वो क्वेश्चन यही भी करता है कि क्या ये जो बातें वो कर रहा है
इनके ऊपर वो बिलीव भी करता है या नहीं करता। एंड देन वो कहता है कि जो क्रिश्चियंस है ना, वो फाउंडिंग ऑफ इसराइल वाज द फर्स्ट बट नॉट द फाइनल स्टेप। अब जो है ना क्रिश्चियन, नॉट द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द एंड ऑफ टाइम्स एंड द रिटर्न ऑफ द मसीह। रिटर्न ऑफ द मसीह, आगे वही बात जो मैंने आपको शुरू में बता दी कि प्रोबेबली इज ही एमिंग, ये जो है ना ये वाले जो है एवेंजलिकल क्रिश्चियंस जो बिलीव करते हैं, ठीक है ना, कि इसराइल की फाउंडिंग जरूरी है पहले, फर्स्ट पहले, बट नॉट द फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है किसकी तरफ, टू वर्ड द एंड ऑफ द टाइम एंड द रिटर्न ऑफ द मसीह। मसीह के आने में ये क्या है, पहला रिटर्न स्टेप्स है। और ज्यूज वर्थियों और उसके बाद क्या है, ज्यूज को यहाँ तो फिर यहाँ से छोड़ के डॉक्ट्राइन जो कहता है वो यहाँ तो फिर ज्यूज क्या है कन्वर्ट हो जाएंगे वर्थियों को, या फिर वो साल्वेशन की अपना जो है appeal to those who are for their doctrine would not consider Jews worthy of salvation। ठीक है, यानी कि उनकी वो बहुत ज्यादा इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते ये वाले लोग, लेकिन क्यों ज्यूज को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं देते ये लोग, इतना भी नहीं उनको अपना ना साल्वेशन बनाने के काबिल भी नहीं समझते ये लोग ज्यूज को। लेकिन क्योंकि ये हजरत ईसा अलैहि इस्लाम की वापसी में पहला स्टेप है तो इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आगे वो आ जाता है, हिस्ट्री में चला जाता है, कहता है 1917 के अंदर, 9 नवंबर 1917 के अंदर एक लेटर जो है वो आता है किसके घर में, ब्रिटिश जायोनिस्ट लॉर्ड लॉयनन वाल्टर रुथचाइल्ड, इसके घर में लेटर आता है। ठीक है, वो लेटर किसकी तरफ से आता है, जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी था आर्थर जेम्स बेल्फर। और उस लेटर के अंदर क्या जो है लेटर जो है किसकी तरफ से आता है, इसके ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से आता है, किसको, इसको, जो ब्रिटिश जायोनिस्ट जो लीडर था, तो जिसको हम बाद में क्या कहते हैं, बेल्फर डिक्लेरेशन का हमने जिसको नाम दे दिया गया। तो उसमें क्या कहा गया कि जो मैजेस्टिक गवर्नमेंट है ना वो आपकी इस चीज की फेवर में है कि आप फलस्तीन के अंदर एक अपना होमलैंड जो ज्यूज पीपल जो है अपना एस्टेब्लिश कर लें। ठीक है ना, और कहता है इट इज ये दिस मैसिव दैट लेड द क्रिएशन ऑफ इसराइल एंड पेन फॉर द हॉरर, कि ये यानी कि जो बेल्फर डिक्लेरेशन था ना, आज जितनी वहां पर लड़ाई हो रही है, जितने बच्चों का कत्ल हो रहा है, ये उसकी वजह से हो रहा है। अब वो बात ये करता है कि ये लेटर जो है इसको भेजा गया, इस फॉरेन सेक्रेटरी जो था ब्रिटिश का उसने भेजा, ठीक है, और इसको बाद में बेल्फोर डिक्लेरेशन कह दिया गया, और आज की सारी लड़ाई इसकी वजह से हो रही है। आगे वो बात करता है कि दिस वाज ये उससे भी पीछे फिर जाता है, 90 1896 के अंदर वो चला जाता है, और पीछे चला जाता है। ये था ये जो एफर्ट्स ये बेल्फोर डिक्लेरेशन के अंदर हमको नजर आ रही है ना, ये आज की नहीं है, ये इससे कई सौ साल पिछले सदी के अंदर ये जो है एफर्ट्स जो है वो शुरू हो चुकी थी। 1896 के अंदर कहता है कि एक थ्योडर हेर्त्ज़ल एक नॉन प्रैक्टिसिंग ज्यूज था, ठीक है ना, और वो थोड़ा बहुत यहूदियों के कल्चर को जानता था। उसने एक पैम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था द ज्यूविश स्टेट, इस नाम से उसने एक पैम्फलेट लिखा था, ठीक है ना। और तब से ये जो है हरकत जो है, ये जो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द जायोनिस्ट कांग्रेस, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या, जब उसने ये पैम्फलेट लिखा तो फिर ये जायोनिस्ट कांग्रेस जो है ये वजूद में आई, और इसने यही लॉबी जो है जीविश की, और फिर इन्होंने क्या किया, सारा कुछ ला लू के इन्होंने वहां पर क्या किया, जो फलस्तीन के अंदर एक रियासत कायम कर ली फ्यूचर के अंदर। और ये शुरू कब हुआ था, 1896 के अंदर। अब वो आगे कहता है कि जैसे सारे लोग कहते हैं कि बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो उसने जो है मदद की थी इन लोगों को आने में यहाँ पर बेल्फर ने, तो वो कहता है कि बेल्फर जो है उसको इतनी इनसे मोहब्बत नहीं थी, और बेल्फर जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने ये लेटर देने से कुछ दिन पहले एक जो ब्लॉक कर दिया था, एक बिल, बिल क्या कर दिया उसने, ब्लॉक कर दिया। उस बिल के अंदर ये था कि जितने भी विक्टिम्स हैं ईस्ट यूरोप के अंदर, जीविश जितने भी विक्टिम्स हैं उनको यूके के अंदर सेटल होना दिया जाए। तो इस सेक्रेटरी ने वो बिल जो था उसको कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि वो यहूदियों से कोई प्यार श्यार नहीं करता, ठीक है ना, उसको मोटिवेटेड नहीं है यहूदियों के साथ, ना पॉलिटिकल जायोनिज्म के साथ। ये तो बस इसकी उनका कोई और ही प्लान था, और उस प्लान में अंदर क्या था, उस प्लान के अंदर यही है कि ये फर्स्ट स्टेप था फॉर द क्रिएशन ऑफ फॉर द रिटर्न ऑफ द हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। फिर आगे कहता है कि जियो पॉलिटिक्स जो है उसका रोल है बेल्फर के अंदर, बेल्फर डिक्लेरेशन के अंदर, मगर
जो बिलीव्स है ना, रिलीजन रिलीजन वो जो है वो बहुत ज्यादा उसका रोल है। क्यों? कहता है कि क्रिश्चियन जायोनिस्ट बेल्फोर, जो क्रिश्चियन जायोनिस्ट बेल्फोर है ना, लाइक मानी उसके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि इस चीज पे बिलीव रहते हैं कि किंगडम ऑफ गॉड जो है वो बनाई जाए, ताकि एंड टू बी एस्टेब्लिश अनटिल द ज्यूज हैड रिटर्न टू द होमलैंड, कि जब तक ये ज्यूज अपने होमलैंड वापस नहीं जाएंगे किंगडम ऑफ गॉड नहीं बन सकती। और इसके लिए वो कह रहा है कि जो जायोनिज्म वाले हैं वो बेल्फोर इसी वजह से क्या है कि सारे के सारे पैसे और बड़ी जो चीजें हैं जो वो लोगों के पास हैं वो उनके सपोर्ट के लिए वो इनको प्रोवाइड करते हैं। आगे कहता है बिलीव प्रिवेल टुडे पॉलिटिकल पावरफुल वेल फंडेड रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट विंगिश। इसके अंदर वो ये बात करता है कि जो पॉलिटिकल पावरफुल लोग हैं ना, वेल फंडेड हैं, वो रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, वो क्या करते हैं, वो क्रिश्चियन हैं अमेरिका के, वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। और इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का रास्ता कायम किया जाए। आगे जी कहता है इट इज दैट द नीड, दे नीड इसराइल, उनको इसराइल की क्योंकि जरूरत है। ये वाली बात होगी, रैप्चर का मतलब यही है कि वापसी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। आगे यहाँ पर आ जाए, दीज आर नॉट फिंग मूवमेंट, कहता है ये फिंग मूवमेंट नहीं है, ये असल में बेशक वो लोग मिनोरिटी के अंदर हैं, ये वाले जो जो ऐसे ईसाई जो इस चीज़ पे बात करते हैं वो मिनोरिटी के अंदर हैं, मगर वो वाले क्रिश्चियन जो हैं वो जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, ठीक है ना, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हैं, टेलीविजन के ऊपर काम करने वाले हैं, मेगा चर्चिस के जो हैं वो मेजर प्लेयर्स हैं। ये नहीं कि बेशक वो थोड़े लोग हैं, लेकिन वो लोग बड़ी बड़ी अहम पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ओहदों के ऊपर वो लोग हैं, ठीक है। और आगे वो कहता है कि एक इन्फ्लुएंशियल फिगर जो है लाइक प्रीचर, इसके बारे में ये इसका नाम है, उसने क्या है, टू स्टैंड अगेंस्ट इसराइल इज टू स्टैंड अगेंस्ट गॉड। अगर इसराइल के खिलाफ खड़े होने का मतलब ये है कि अल्लाह खुदा के खिलाफ खड़ा होना। और फिर इसी तरह वो एक और एग्जांपल देता है कि यूएसए का जो इलेक्टेड स्पीकर है हाउस, उसने क्या ऑफ द हाउस उसने क्या कहा है, दैट द बाइबल कमांड्स हिम टू सपोर्ट इसराइल, बाइबल उसे ये कहती है कि इसराइल को सपोर्ट करो। ये कौन कह रहा है? यूएसए का स्पीकर है। तो इससे ये वो बताना चाह रहा है कि वो वाले लोग जो बड़े ही पावरफुल अहदों पर बैठे हैं, उनकी जो इसको लेकर है ना, अपना रिलीजन को लेकर वो बड़े सिंसियर हैं, उनकी एक क्लैरिटी है, और उस क्लैरिटी के लिए लैंड ऑफ गॉड तभी पैदा होगी जब जो है इसराइल वाले वापस जाएंगे। और इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो क्या है, फर्स्ट स्टेप जो वही है कि क्रिएशन ऑफ इसराइल हो जाएगी। उसके बाद यूएसए की एम्बेसी उन्होंने जॉर्डन जेरूसलम के अंदर उसको उन्होंने तस्लीम किया है, ठीक है ना, यूएसए वालों ने, और इसको वहां पर उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया है इसको। नेक्स्ट वो इसके ऊपर बात करता है कि यूएसए की एम्बेसी की बात होगी, और ये वही बातें हैं जो रमेन इज द बर्थ ऑफ द रेड हाइफर एंड द रीबिल्डिंग ऑफ द थर्ड टेम्पल। कहता है ये काम तो हो गए हैं, अब रह कौन गया है, बर्थ ऑफ द रेड हाइफर रह गई है, और थर्ड टेम्पल की तमीर जो है वो पीछे रह गई है। फिर वो कहता है इन दिस वर्ल्ड व्यू, आज की दुनिया में जो ज्यूज और क्रिश्चियन इंक्लूड्स वो सारे तो कई वैसे हैं जो कह रहे हैं कि यार ये काम, ये एट्रोसिटीज को बंद कर दो, ये जो है सही नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। मगर ये जो लोग हैं ना, जो रिलीजन के ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं, ये लोग जो है कहते हैं कि नहीं, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो रिलीजन को जो कि इस वार को कहते हैं कि कंटिन्यू रखा जाए। चलें जी, अब थर्ड थर्ड हमारा हो गया, अब है हमारा जी फोर्थ ओपिनियन। फोर्थ एंड द लास्ट ओपिनियन है जी टुडे न्यूज़पेपर का, एंड लास्ट वन है। कमेंट्स आपने जरूर करने हैं, कमेंट्स जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव दिस लेक्चर। इसके अंदर जी बेसिकली वो बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं लोगों के, उनकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, जिनके अंदर पुलिस है, जिसके अंदर आर्मी है, दूसरी एजेंसीज हैं, वो क्या कहते हैं, बंदों को उठाकर ले जाती हैं, उनको गैप कर देती हैं, और वो सारे का सारा वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन करती हैं, और इन लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो इस चीज के ऊपर वो इसके अंदर बात करेगा। पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको डेमोक्रेसी के अंदर ऐड कर सकते हैं जी, आप इसको कर सकते हैं जो है लॉ के अंदर,
जुडिशरी का रोल, यानी कि बहुत कितने मैं इसके अंदर लिखूं, मैनी। बस आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए हाउ टू फिट, ठीक है। तो आप इस बहुत सारे आइडियाज के अंदर इसको बहुत सारे जो है टॉपिक्स के अंदर आप इसको फिट कर सकते हैं। चलते हैं जी, इसको हम लोग फिर शुरू करते हैं। कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973, ये है जी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। अब ये कहता क्या है, ये कहता है जो पाकिस्तान जो है ना बनाया गया है डेमोक्रेटिक स्टेट, एक जमहूरी मुल्क बनाया गया है पाकिस्तान। और इसके बाद कहता है कि ये सोवरन है, ठीक है, और बिलोंग टू अल्लाह है, बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह है, अलोन है। और इसकी दो अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी, ठीक है ना, इसकी अथॉरिटी जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो दी गई है, अल्लाह की तरफ से दी गई है थ्रू इट्स पीपल बीइंग एक्सरसाइज्ड, बीइंग एक्सरसाइज्ड विद इन हिम लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम इन सैक्रेड ट्रस्ट। यानी कि ये क्या है, एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पर जो भी अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई है किसी जो है लोगों को, उनको क्या करना चाहिए, इसको अकॉर्डिंग टू इट क्या है इस्तेमाल करना चाहिए। आगे वो क्या कहता है, एक फर्दर इट पीपल फॉर द बिंग स्टैंडर्ड, इट फर्दर प्रोवाइड्स, और क्या कहता है कि जो पावर्स एंड अथॉरिटी है ना ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज थ्रू द चूजन रिप्रेजेंटेटिव, उन लोगों के तहत, उन लोगों के थ्रू जो है ये पावर जो है चलाई जाएगी जो कि चूज किए जाएंगे, कहाँ से, जो लोग जिनको चूज करेंगे। यही प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, टॉलरेंस का, सोशल जस्टिस, और इस्लाम शैल बी द फुली ऑब्जर्व्ड। यानी कि ये जो पावर्स दी जाएंगी जिससे हम पीसीएम बनाते हैं, पीएम बनाते हैं, वो पावर्स कैसे दी जाएंगी, वो लोगों को, यानी कि थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसीजर लोगों को चूज किया जाएगा। और उसमें क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट के प्रिंसिपल ये हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। आगे बात करता है, कहता है कि पाकिस्तान एक प्ले ग्राउंड बन चुका है पुलिस का और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का, ठीक है ना, क्या बन चुका है, प्ले ग्राउंड बन चुका है। क्यों, क्योंकि वो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई है। इम्प्यूनिटी होता है कि किसी जुर्म के ऊपर किसी को सजा ना देना। इम्प्यूनिटी इस चीज की मिली हुई है कि वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन करते हैं लोगों की। वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो उनको क्या करते हैं, वायलेट करते हैं, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, फुल इंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। इसमें से वो एक ही बात करता है, वो कहता है टॉर्चर सिटीजन, सिटीजन के ऊपर जुल्म करना, उनको मारना कूटना, तो उनको फैंटी शैंटी लगाना, जो मर्जी करें। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द डे है, ठीक है ना। और लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज पाकिस्तान में इसको खुलकर इस्तेमाल कर रही हैं, जिसको मर्जी उठाकर ले जाती है, जाके उसके ऊपर टॉर्चर करना, तशद्दुद करना, उसको मारना, जो मर्जी करना, कोई पूछने वाला उनको नहीं है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोकता है, प्रोहिबिट करता है टॉर्चर से। और एलिमिने इस चीज को कहता है कि इंश्योर करो कि एलिमिनेशन ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी तरीके से किसी दूसरे इंसान को नुकसान ना पहुंचाया गया, सेफ गार्ड किया जाए इंडिविजुअल्स को, तो हर एक को इनफरादी तौर पर क्या किया जाए, उसकी हिफाजत की जाए, ये सब कुछ क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, गिविंग देम प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लॉ के तहत उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए। नो एक्शन जो है, कोई भी ऐसा एक्शन जो है जो कि लाइफ, ठीक है ना, लाइफ जिंदगी के ऊपर, लिबर्टी आजादी के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर, उसकी रेपुटेशन के ऊपर, या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी शैल की प्रॉपर्टी पर जो है वो अगर नुकसानदेह होता है, तो ऐसा कोई भी एक्शन आपने नहीं लेना। हाँ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के मुताबिक अगर कोई है तो आप ले सकते हैं, इसके अलावा आप नहीं ले सकते। लेकिन पाकिस्तान में इसके अलावा ही ले लेते हैं। फिर वो कहता है एन अरेस्टेड पर्सन, जो एक बंदा अरेस्ट किया गया है उसको आप डिटेन इन कस्टडी विद इन बिंग इन्फॉर्म्ड, जिस उसको अगर आप डिटेन करते हैं, कस्टडी में रखते हैं, विदाउट बिंग इन्फॉर्म्ड, बगैर इन्फॉर्म किए, ठीक है ना, ऑफ द ग्राउंड ऑफ रेस्ट, किस वजह से अरेस्ट किया है, नो शैल बी डिनाइड द राइट्स ऑफ कंसल्ट एंड बी डिफाइंड बाय द लीगल प्रैक्टिसेस ऑफ दिस को चॉइस। कि ऐसा बंदा जनाब जिसको आप अरेस्ट कर लेते हैं, किसी भी इंसान को कहता है कि अरेस्ट नहीं कर सकते आप, कब तक, जब तक उसको जो है एक उसके अरेस्ट वारंट ना हो, एक वाजिया वजह ना हो, ठीक है। और अगर कर भी लेते हैं तो फिर उसके पास एक अपने जो लीगल वकील है उनके साथ राबता करके अपनी बात करवाए, और उसके पास ये लीगल हक है कि वो अपना केस लड़े। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कहाँ होता है।
ठीक है ना जी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात करता है कि आर्टिकल 9 से लेकर 25 तक जो है वो लिखे हुए हैं, जहां पर जो है ये अगर इस तरह का ऊपर वाला काम किया जाता है तो वो कंट्रेरी है किसके, फंडामेंटल राइट्स के। फिर वो कहते हैं द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स tortured and privacy homes of prime importance of an individual, कि क्या है कि जो इनकी इज्जत है, डिग्निटी है, उनको मिलनी चाहिए, टॉर्चर नहीं करना चाहिए, उनके घरों की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसा काम होता है तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंक्लूड है। आगे वो आके ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात मुकम्मल करने के बाद आगे वो कहता है कि पाकिस्तान ने रेटिफाई भी किया है कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, जो कि जून 2010 में जो था पाकिस्तान ने क्या किया था, इसको रेटिफाई भी किया था। ठीक है ना। लेकिन आगे वो कहता है कि रेटिफाई तो कर लिया, लेकिन 2017 के अंदर पाकिस्तान गिव इट्स इनिशियल रिपोर्ट ऑन द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल्स, कि 2017 के अंदर पाकिस्तान ने अपनी इनिशियल रिपोर्ट जो थी वो दी थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल्स की। और इसमें कहता है कि इन ह्यूमन एंड डिग्रेड ट्रीटमेंट फॉर पनिशमेंट, ये सारे का सारा इसका नाम है। तो इसको उन्होंने अपनी क्या की, पाकिस्तान में अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो उनको दी थी। अब इन द इनिशियल रिपोर्ट के अंदर क्या है कि पाकिस्तान जो है ना उसने डिड नॉट एग्री एग्री नहीं किया टू द कम्पिटेंसी ऑफ द कमेटी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू डिसाइड मैटर ऑफ वायलेशन अंडर द कन्वेंशन। पाकिस्तान ने ना उस कमेटी उस इनिशियल रिपोर्ट के अंदर ये जो कन्वेंशन के अंदर जो लिखा हुआ है ना तरीकाकार, कि इस तरह से जो है वो अपना पकड़ा जाएगा, इस तरह से तशद्दुद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या तशद्दुद करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह की उसके ऊपर सारी कंडीशन हैं, तो पाकिस्तान ने उनको फुलफिल नहीं किया, बल्कि उनको क्या कर दिया, उनको मानना ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया। कहता है द रिपोर्ट एडमिटेड द अबव फैक्ट। ठीक है ना। और उसके बाद कहता है क्रिमिनलाइज एंड प्रोहिबिटेड टॉर्चर कमिटेड बाय द एनीवन। उसने कहा कि किसी से भी जो है फ्रेमवर्क इन पाकिस्तान क्रिमिनलाइज द प्रोहिबिटेड टॉर्चर, प्रोहिबिटेड टॉर्चर जो भी है उसको रोका जाए, कमिटेड बाय एनीवन वेदर एट द पब्लिक और प्राइवेट लेवल। पब्लिक और प्राइवेट लेवल कहीं पर भी अगर टॉर्चर होता है तो उसको क्रिमिनल कैटेगरीज के अंदर जो है वो डाला जाएगा। और इसके बाद जो रिपोर्ट है वो बोल रही है पुलिसी के ऊपर, that does not allow condemns the use of torture as a tool of the state law enforcement agency। वो ये भी कहती है कि ये जो टॉर्चर है ये एज ए टूल ला जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यूज कर रही हैं डोट के, नहीं सही है। ठीक है ना। हाँ, ये बल्कि हाँ तब है कि जब सिक्योरिटी थ्रेट हो ड्यू टू टेररिज्म, फिर भी ये नहीं कहते हैं कि वो आप लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन यहाँ पर तो वैसे किया जा रहा है। फिर आगे आ जाता है अप्रैल 2017 की जो है इनिशियल रिपोर्ट वाज टेकन बाय द कैट। तो वहां पर उन्होंने स्पेशली ये क्रिटिसाइज किया है कि जो प्रोसीडिंग्स है ना इन द मैनर ऑफ रिक्वायर्ड अंडर द कन्वेंशन, स्पेशली आर्टिकल 1 जो है कहता है उसकी बड़ी ही वायलेशन की गई है, और आर्टिकल 1 के अंदर ही जो है डिफाइन किया गया टॉर्चर को। और इसके साथ वो कहता है आर्टिकल 4 भी, उसकी भी वायलेशन की गई है। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है, वो इंश्योर करता है एलिमिनेशन ऑफ टॉर्चर को, एलिमिनेशन ऑफ टॉर्चर को इंश्योर करता है, तो उसकी भी बड़ी वायलेशन जो है वो की गई है। आगे कहता है द ऑफेंसेस अंडर द क्रिमिनल लॉज शैल बी एक्टेड अपॉन, जो भी ऑफेंसेस हैं उनको क्रिमिनल लॉ के मुताबिक उनके ऊपर काम करना चाहिए। तो आगे रिपोर्ट जो फर्दर हाईलाइट कर रही है वो कह रही है कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन है और लैक ऑफ स्पेशल लॉज है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल टॉर्चर इन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक लॉज। आगे ये असल में ना ये आपने बस इसके अंदर जो मेन बात थी वो थी टॉर्चर, कि पाकिस्तान में टॉर्चर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, वो वाले ह्यूमन राइट्स, वो वाले फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है उसका उनकी वायलेशन हो रही है। कौन कर रहा है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। ये है मेन। बाकी अब ये है ना रिपोर्ट्स हैं, ये है वो है, वो यही कह रही हैं कि बार बार रिपोर्ट्स के अंदर यही बात आपको मिलने की पड़ेगी कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये वाले जीपीएस प्लस 2004 उसके अंदर भी यही बात होगी। फिर आगे अप्रैल 2017 की कैट की कमेटी, उसके अंदर भी यही बात है। फिर जुलाई 2017 में जो आती है उसके अंदर भी यही है कि ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन पोलिटिकल राइट्स कंडेम्ड करें, इनको बेहतर करें। तो ये सारे के सारा आप आगे चलते जाएंगे, दे आर सेम। इसमें जो है कोई इतना वो पेपर पर्सपेक्टिव में अगर मैं इसमें से ढूंढूं तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक ही चीज़ जो है वो बाद में नज़र आ रही है, जो कि टॉर्चर किया। फिर यूरोपियन कमीशन ने भी यही कह दिया, रिकमेंडेशंस दे दी कि कैट कमेटी को, यूरोपियन कमीशन ने कैटेगराइज कर दिया पाकिस्तान को, लेजिस्लेशन जो है वो फॉल कर रही है शोर्ट और लीगली डिफाइनिंग टॉर्चर, टॉर्चर को डिफाइन नहीं कर पा रहे। फिर ये वाला जो बिल है पाकिस्तान का कैट का, टॉर्चर कैट, कस्टडियन कैट का, उसके बारे में सेनेट में कहता है
पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक क्या है, पेंडिंग है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन कर बार-बार, यानी कि वही चीज़ आएगी, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, बस अपने लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। हर किस्म की जो एक्सप्लॉयटेशन जो है उससे क्या करता है, उनको एलिमिनेट करता है। या फिर वही बातें पुरानी वाली, किसी की जिंदगी के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ, बॉडी के खिलाफ, रेपुटेशन के खिलाफ कोई आप एक्शन नहीं ले सकते, मगर अकॉर्डिंग टू द लॉ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पर्सन्स प्रोवाइडेड फॉर फेयर ट्रायल एंश्राइंड इन आर्टिकल 10A, कि जो ये उसका फंडामेंटल राइट है कि वो अपना फेयर ट्रायल करवाए, अपना वकील ले, और जो भी उसके खिलाफ केस है उस केस की वो क्या करे, कार्रवाई करे। तो ये क्या है, सारी की सारी उसके अंदर उसने चीजें बता दी हैं। अब कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन आर इंश्योर्ड। पाकिस्तान के अंदर जो है ये फंडामेंटल राइट्स इंश्योर नहीं हो रहे, द लॉ इन्फोर्सर्स ऑफ द लॉ नहीं कर रहे, और यानी कि ये जितने भी वायलेशन हो रही है उनकी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बुक आप लोग एक परचेज कर लें, तो वहाँ पर एक चैप्टर 2 है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो लिखे हुए हैं, उनको आप एक दफ़ा अच्छे से पढ़ लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। और उसके अलावा डेमोक्रेटिक स्टेट में का यही पहचान होती है कि अगर कोई स्टेट डेमोक्रेटिक है तो उसके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही होगी। क्लियर है जी, ये चीज़ आप लोगों ने कर लेनी है। माई क्वेश्चन कहता है, फिर ओपिनियन वाला कहता है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि विल ऑलवेज बी दिस इज नॉट कंट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो काम हो रहा है ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हो रहा, ठीक है ना। उसमें फिर वो बताता है कि क्या होता है लोगों के साथ, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, अलहदा कर, रिमूव फ्रॉम द साइट, ठीक है ना, हेल्ड अगेंस्ट देयर विदाउट देयर लोकेशन बीइंग डिक्लेयर्ड, विदाउट लीगल रिसोर्सेज, विदाउट बीइंग अलाउड लीगल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उनको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं, लोगों को ले जाते हैं। उन लोगों को ना तो सहूलत दी जाती है कि वो कोई अपना वकील कर सके, ना उनके घर वालों को पता होता है कि वो कहाँ पर है, ना उनके फैमिली मेंबर्स को पता होता है कि वो कहाँ पर है। तो कहता है कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही, तो भाई हो रही है, अब हम क्या करें, हो तो रही है, बता तो रहे हैं हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सैक्रेड डॉक्यूमेंट, कहता है कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा सैक्रेड डॉक्यूमेंट है। और आर्टिकल 6 जो है उसका क्या कहता है, आर्टिकल 6 यही कहता है कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर आके जो ओपिनियन वाला है उसने काफी बड़ी बात कर दी है, एंड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात उसने की है। कहता है कि जहां पर आकर वो कहता है कि कोई भी इंसान जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता है। तो आर्टिकल 6 का मतलब होता है हाई ट्रीजन, बगावत, ठीक है ना, जिसके ऊपर फौजियों के ऊपर भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से किसी को सजाए मौत भी हो सकती है। तो उन लोगों के ऊपर जो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी तो आर्टिकल 6 लगता है ना, तो फिर उनको भी टफ सजा देनी चाहिए। आगे इन द वेक ऑफ अफॉरमेंशन्ड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन लॉ, फ्रेंड पे वो यही बात करता है कि जो लोग हैं ना पाकिस्तान को, उनको डिटरमाइन फॉर देमसेल्फ कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो ये इसके अंदर वो बातें करता है। तो इसके अंदर बेसिकली उसने डिस्कस यही किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, और क्या कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे उसने नाम ये रखा है कॉन्स्टिट्यूशन और नो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है मगर नो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि उसके मुताबिक आप लोग काम ही नहीं कर रहे। फिर उसमें से उसने एक फंडामेंटल राइट्स की में से फंडामेंटल राइट्स की बात की और टॉर्चर की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स ये हैं कि वायलेट नहीं करने, टॉर्चर नहीं करना, लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो टॉर्चर की भी कर रही हैं, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी कर रही हैं, और किसी की बात मान भी नहीं रही। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, फिर वो आगे रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो आपके रेलिवेंट नहीं है, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम आप याद कर लें और बाकी आप छोड़ दें। एंड फाइनली यही था जी आज के लिए, टुडे के लिए, आपने बाई कार्ड ज़रूर करना है। एंड थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में आपने अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह करना है कि आपको कोई इससे फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, एंड व्हाट विल आई कैन डू मोर फॉर यू। सो जी थैंक यू वेरी मच।